आप देख रहे हैं सत्याग्रह उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ ही देश विदेश की तमाम खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं सत्याग्रह 70 से। उन्नाव में इंस्पेक्टर ने दिखाया पुलिस की वर्दी का रौब। रोडवेज बस में कंडक्टर को धमकाने पर भड़के यात्रियों ने इंस्पेक्टर के रौब का वीडियो बनाकर किया वायरल। बहराइच में रोडवेज बस और ट्रक में भीषण टक्कर, सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत, 15 लोग घायल। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराए गए। सीएम योगी ने हादसे पर जताया दुख, घायलों के बेहतर इलाज के दिए निर्देश। लखनऊ से बहराइच जा रही थी रोडवेज बस, जरवल रोड इलाके के घाघरा घाट की घटना। फिरोजाबाद में एक घर के अंदर भयंकर आग लगने से 6 लोगों की मौत, 2.5 घंटे तक पुलिस और फायर ब्रिगेड ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। थाना जसराना की कस्बा पाढ़म की घटना। शॉर्ट सर्किट से घर में लगी थी आग। इस हादसे पर सीएम योगी ने दुख जताते हुए मुआवजे का किया ऐलान। मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा। कन्नौज में घर में सो रही मां और बेटी की गला रेतकर हत्या, पड़ोसियों का विवाद बताया जा रहा। हत्या की वजह एक आरोपी को हिरासत लेकर पुलिस कर रही पूछताछ। कुशीनगर महिला डॉक्टर ने सीएमओ पर ड्यूटी ज्वाइन कराने के नाम पर 70,000 रुपए रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। सीएमओ पर रिश्वत के आरोप के स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप। फतेहपुर में सामूहिक धर्मांतरण से फरार 39 आरोपियों की कुर्की के आदेश। हापुड़ में भ्रूण लिंग परीक्षण करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। क्षेत्र में चल रहे संस्कार डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड सेंटर पर छापा। उपजिलाधिकारी ने मशीन सीज कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। सुल्तानपुर में पुलिस और गोकशी से जुड़े बदमाशों की मुठभेड़, 2 बदमाश पैर में गोली लगने से घायल। पुलिस ने घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया। और शामली में चोरों ने फौजी के घर किया हाथ साफ, घर का ताला तोड़कर 2.5 लाख रुपए और लाखों का जेवर लेकर फरार। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू। मऊ में एक शख्स गन्ने के खेत में ले जाकर चाकू से हत्या की वारदात से मचा हड़कंप। शव को कब्जे में लेकर पुलिस मामले की जांच में जुटी। लखनऊ में बुजुर्ग महिला ने खुद को लगाई आग, गंभीर रूप से जली महिला को पुलिस ने अस्पताल भर्ती कराया। कुछ दिन पहले बेटे को हार्ट अटैक से हुई थी मौत। कानपुर में सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी का पुलिस पर बड़ा आरोप, मंत्री और विधायक बनने की लालसा में अधिकारियों पर फर्जी मुकदमे दर्ज करने के आरोप। निकाय चुनाव में तैयारी में जुटी बसपा ने बनाए प्रत्याशियों के पैनल। ज्यादातर जिलों में हर सीट पर 3 से 5 दावेदारों का पैनल, कुछ सीटों पर मुस्लिम दावेदारों का नाम भी पैनल में रखा गया है। पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी की भाजपा में ज्वाइनिंग टली। खतौली में सीएम की सभा में ज्वाइन करनी थी भाजपा, बीच रास्ते से ही लौटे सैनी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने फोन पर 2 दिन बाद मेरठ पार्टी में शामिल करने का आश्वासन दिया। आपदा प्रबंधन के कार्यक्रम में बोले सीएम योगी, बचाव के उपाय के पहले ही तैयारी, आपदा मित्रों को दे रहे बेहतर ट्रेनिंग। एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर। लखनऊ में सड़क धंसने की जांच के लिए बनी कमेटी, 2 दिन में कमेटी सड़क धंसने के मामले की रिपोर्ट देगी। रामनगर में अपर आयुक्त जीवन सिंह ने नगरियाल के तहसील परिसर का किया निरीक्षण। तहसील में रजिस्ट्री दाखिल खारिज समेत कई जानकारी अधीनस्थों से ली। चंपावत में भाजपा में जिला स्तर और मंडल स्तर पर खाली पड़े पदों पर पदाधिकारियों की नई कार्यकारिणी बनाए जाने की कवायद तेज। निर्मल मेहरा को जिला अध्यक्ष बनाए जाने के बाद तेज हुई कवायद। देहरादून में यूकेडे ने किया विधानसभा कूच। यूके SSC भर्ती घोटाला मामले को लेकर विधानसभा के घेराव की कोशिश, पुलिस ने विधानसभा से पहले सभी को रोका। 10% राज्य आंदोलनकारी क्षैतिज आरक्षण की मांग को लेकर विधानसभा में धरने पर बैठे उमेश शर्मा। कानपुर से विधायक उमेश शर्मा। श्रीनगर में गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्रों ने चौरास पुल में रोका रास्ता, बस संचालन की मांग को लेकर दिया धरना। रामनगर के लेखपाल ताराचंद्र गिरडियाल ने उत्तराखंड लेखपाल संघ के प्रदेश अध्यक्ष बनने की दावेदारी पेश की। लेखपालों की 7 समस्याओं को दूर करने को लेकर जारी किया घोषणा पत्र। बड़कोट में 6ठे दिन में अनुदान के लिए बैठे दिव्यांग बच्चों का धरना जारी। 2 सालों से नहीं मिला विद्यालय का अनुदान, आर्थिक संकट जूझ रहा विद्यालय। पौड़ी में पुलिस टीम ने स्कूली छात्राओं को दिया आत्मरक्षा का प्रशिक्षण। छात्राओं से छेड़खानी करने पर मंचलों की आगे शामिल। उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल पार्क क्षेत्र में शीतकाल के दौरान वन्यजीवों की हलचल पर 40 ट्रैप कैमरों की रहेगी नजर। पार्क प्रशासन ने शीतकाल के लिए पार्क के गेट बंद होने से पहले ट्रैप कैमरे लगाने का काम किया। लेपर्ड नेशनल पार्क रशिया से कॉर्बेट पार्क पहुंची टीम, भ्रमण कर वन्य जीवों के संरक्षण की लेगी जानकारी। उत्तराखंड में हाथियों के आतंक से जल्द मिलेगी निजात। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने फतेहपुर मंदिर के चौलसा में रिहैब कार्यक्रम की शुरुआत की। टिहरी में बासरपट्टी में बालेश्वर देवता मेले में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। सैकड़ों सालों से हर साल लगता है मेला, सरकार ने इस मेले को राजकीय मेला घोषित करने की मांग की। दिल्ली एयरपोर्ट पर देखिए फरार सपा विधायक इरफान सोलंकी। एयरपोर्ट के बाहर ऑटो में बैठे CCTV फुटेज सामने आया। इरफान सोलंकी पर धोखाधड़ी के मामले दर्ज है। अशरफ नाम से फर्जी आधार कार्ड पर इरफान ने की हवाई यात्रा। 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। पकड़े गए लोगों से इरफान के बारे में जानकारी जुटाने में लगी पुलिस। IPS DK ठाकुर और विजय सिंह मीणा को मिली नई जिम्मेदारी। सरकार ने DK ठाकुर को पुलिस भर्ती बोर्ड का ADG और विजय सिंह मीणा को विशेष जांच प्रकोष्ठ का ADG बनाया। आगरा के पहले पुलिस कमिश्नर डॉक्टर प्रीतिंदर सिंह का साफ संदेश, जनता की शिकायतों पर सुनवाई न करने पर नपेंगे थानेदार। ग्रेटर नोएडा में नई पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने लिया चार्ज। पुलिस हेडक्वार्टर में CP लक्ष्मी सिंह ने चार्ज लिया। बादा में खाद न मिलने से गुस्सा किसानों ने लगाया जाम खुलवाने के लिए मौके पर पहुंची पुलिस से हुई किसानों की नोकझोंक। जनपद में समय से खाद न मिलने के चलते परेशान है किसान। प्रयागराज फीस बढ़ोतरी के विरोध में छात्रों का आंदोलन लगातार जारी। छात्रों ने BC दफ्तर में नारेबाजी करते हुए जताया विरोध। पुलिस और छात्रों के बीच नोकझोंक। मथुरा मीना मस्जिद के विस्तारीकरण को लेकर अदालत में सुनवाई। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने कोर्ट से मांगा समय। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 12 तारीख की तारीख दी।
नोएडा में सेक्टर 150 में बने अवैध फार्म हाउस पर चला बुलडोजर। नोएडा विकास प्राधिकरण ने की बड़ी कार्रवाई, भारी पुलिस बल मौजूद रहा। कानपुर अवैध कब्जेदारों पर चला प्रशासन का हंटर। थाना प्रभारी संजय शुक्ला ने फोर्स के साथ हटवाया अतिक्रमण। संभल में दूल्हे को जयमाला मंच पर किस करना पड़ा भारी, लड़की पक्ष ने विरोध कर थाने में शिकायत की, बिना दुल्हन वापस लौटी बारात। जिला प्रशासन ने सरकार को भेजी 111 अवैध मदरसों की रिपोर्ट, बिना सरकारी मदद के चल रहे मदरसों को लेकर खुफिया तंत्र चौकन्ना। लखनऊ में सिंचाई विभाग के आवासीय परिसर में चला बुलडोजर। सिंचाई विभाग परिसर में अतिक्रमण को हटाया गया, कर्मचारियों ने आवासीय परिसर में किया था कब्जा। गाजियाबाद विजयनगर इलाके में निजी अस्पताल में युवती की मौत, परिजनों ने डॉक्टर्स पर लगाया लापरवाही का आरोप, परिजनों ने थाने में दी तहरीर, सख्त कार्रवाई की मांग। लखनऊ में यातायात माह का हुआ समापन, डीसीपी ट्रैफिक रईस अख्तर ने हाई सिक्योरिटी स्टेशन प्लेट पर रखे अपने विचार। रायबरेली में 2.5 फीट के मोहम्मद शरीफ ने जिलाधिकारी कार्यालय से दिया प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र में निकाह करवाने और सरकारी मद से आर्थिक सहायता दिलवाने की मांग। एमसीडी चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का बड़ा ऐलान, कहा जहां झुकी वहां मकान बनाने का प्लान, पीएम उदय योजना से 50 लाख घर बनाने का लक्ष्य। दिल्ली और शराब घोटाले में एक और गिरफ्तारी, ईडी ने कारोबारी अमित अरोड़ा गिरफ्तार किया। सूत्रों के मुताबिक भाजपा के स्टिंग ऑपरेशन में भी दिखाई दिया था। अब तक 6 लोगों की हो चुकी गिरफ्तारी। जम्मू बीएसएफ फ्रंटियर के आईजी डी.के. बुरा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले साल भर में 7 घुसपैठ की कोशिश नाकाम हुई। गुजरात में चुनावी घमासान के बीच एटीएस की बड़ी कार्रवाई, वडोदरा में छापेमारी में ड्रग्स बनाने का कच्चा माल बरामद, 5 लोग गिरफ्तार लिए गए। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में एक गांव में एवलांच की तस्वीर कैमरे में कैद हुई, गांव तक पहुंचा बर्फीला तूफान। रूस यूक्रेन युद्ध पर नाटो देशों के विदेश मंत्रियों ने बुखारेस्ट में की अहम बैठक, ईंधन सर्दियों में इस्तेमाल होने वाले उपकरण और ड्रोन जैमिंग सिस्टम की मदद का फैसला लिया गया। यूक्रेन में प्रथम महिला ओलेना जेलेंस्की ने लंदन में रूसी युद्ध अपराध नाम की एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। यूक्रेन में राष्ट्रपति जेलेंस्की ने वीडियो जारी कर ब्रिटेन से की अपील, रूस के हमलावरों को देखते हुए ब्रिटेन विशेष ट्रिब्यूनल बनाने की पहल करने को कहा। तुर्की और सीरिया में जल्द शुरू हो सकती जंग, तुर्की राष्ट्रपति एर्दोगन के प्रवक्ता की चेतावनी। चीन की वैक्सीनेशन के लिए बनाया गया मास्टर प्लान, 80 से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन की दर में तेजी लाने और 60 से 80 के लोगों को जबरन टीका देने की तैयारी। कोरोना प्रतिबंध के खिलाफ चीन में जारी प्रदर्शन, समर्थन उतरा संयुक्त राष्ट्र का नीतियों के विरोध का सबको अधिकार, चीन ढारा प्रदर्शनकारी पर जुल्म। लेबनान में भारी बारिश के बाद बाढ़ से मची तबाही, कई इलाकों में भरा सैलाब का पानी, जौनी शहर सड़कों पर पानी भरने से कई गाड़ियां डूबी। कतर ने 15 साल के सौदे के तहत जर्मनी को नेचुरल गैस देने पर जताई सहमति। अमेरिका के हवाई में 40 साल में पहली बार फटा ज्वालामुखी, फूटते लावे और उससे निकलने वाले आग के दरिया को देखने के लिए कई लोग पहुंचे हवाई। अमेरिका के मैसाचुसेट्स में बाढ़ ने बढ़ाई परेशानी, फंसे लोगों को निकालने की कवायद तेज। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि सम्राट अशोक विश्व विजेता बनने के बाद सब कुछ त्याग कर बुद्ध की शरण में पहुंच गए थे, लेकिन यहां पर सब कुछ पाने के लिए बुद्धम शरणम गच्छामि हो रहा है। उपचुनाव के सियासी घमासान के बीच शांति नहीं, सियासत के लिए बुद्धम शरणम गच्छामि है। नेता सब कुछ छोड़ने के लिए नहीं, सब कुछ पाने के लिए जुबान पर है बुद्ध का नारा। नमो बुद्धाय। ये बीजेपी वाले केपी मौर्य हैं, पूरा नाम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम हैं, इसलिए उपचुनाव में पार्टी की साख बचाने की बड़ी जिम्मेदारी है। तमाम तैयारियों के बीच बुद्ध याद आ रहे हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि सभी सभा की शुरुआत नमो बुद्धाय के नारों से कर रहे हैं। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। अब जरा विपक्षी खेमे में बुद्ध को लेकर क्या कुछ चल रहा है, ये इन तस्वीरों में देख लीजिए। मौन धारण किए बुद्ध यहाँ भी मौजूद हैं। अखिलेश जब मन से भाषण दे रहे हैं तब भी बुद्ध मौजूद हैं। अखिलेश जब केसी त्यागी से मिल रहे हैं तब वहाँ भी बुद्ध मौजूद हैं। जब शिवपाल भाषण दे रहे हैं, सपा के नेता मंच पर हैं, उस वक्त भी बुद्ध इन नेताओं से आगे सबसे अगली कतार में है। बुद्ध की शरण में इन नेताओं का आना ऐसे ही मुमकिन नहीं हुआ है। खतौली में करीब 60,000 दलित वोटर हैं, मैनपुरी में दलित वोटर्स की संख्या 1,20,000 है। वो जीत के लिए हर वोट जरूरी है, बुद्ध की शरण में जाना मजबूरी है। जसवंत नगर की एक चुनावी सभा में शिवपाल यादव ने बहुत बड़ी बात कही, अखिलेश को छोटे नेताजी का तमगा दिया। कहा मुलायम सिंह जी को लोग नेताजी बोलते थे, अब अखिलेश को छोटे नेताजी कहे। पूरे हिंदुस्तान की जनता छोटे नेताजी के नाम से पुकारे। शिवपाल की तरफ से अखिलेश यादव के लिए सबसे बड़ी सौगात है, या यूं कहे कि परिवार को एकजुट करने के लिए शिवपाल का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट, क्योंकि पूरी समाजवादी पार्टी उनके जीते जी नेताजी के नाम से चलती थी। लेकिन अब अखिलेश को छोटा नेताजी की उपाधि खुद शिवपाल ने दे दी है। अखिलेश यादव तुमसे छोटे नेताजी, यहाँ की जनता, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता, तो पूरे हिंदुस्तान की जनता छोटे नेताजी के नाम से पुकारे। मैनपुरी उपचुनाव को लेकर जसवंत नगर विधानसभा में ताखा में सपा प्रत्याशी डिम्पल यादव के लिए हुई चुनावी सभा में पहली बार एक साथ नजर आए शिवपाल सिंह, अखिलेश यादव और डिम्पल यादव।
शिवपाल ने अखिलेश को छोटे नेताजी कहा तो बीजेपी को हमला करने का मौका मिल गया। सुब्रत पाठक ने रघुराज शाक्य के बहाने निशाना साधते हुए कहा, सपा पार्टी में जो भी परिवार से बाहर के लोग हैं उनको कुत्ता ही समझा जाता है। कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी में जो भी परिवार के बाहर के लोग हैं वो बैलगाड़ी के साथ चलने वाले समझा जाता है। ये इनकी मानसिकता से बिल्कुल स्पष्ट है। सियासत के दोराहे पर खड़े शिवपाल यादव ने मैनपुरी उपचुनाव में भाजपा के बजाय अपने परिवार को तवज्जो दी है। शिवपाल अपनी बहू डिंपल के लिए मैनपुरी में जिताने के लिए ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं, जिससे मुश्किलें बढ़ने लगी। प्रसवा ब्रह्म के खिलाफ अब ताबड़तोड़ एक्शन की तैयारी शुरू हो गई और अब उनके सरकारी आवास पर संकट मंडराने लगा है। दरअसल यूपी सरकार ने उन्हें सरकारी आवास विधायक आवास के रूप में आवंटित किया था। फिलहाल शिवपाल यहाँ नहीं रहते हैं। यहाँ से प्रसपा का कार्यालय भी संचालित होता है, जबकि विधायक को सिर्फ बंगले में रहने की अनुमति होती है। शिवपाल सिंह यादव का ये आवास, जहाँ पर उनका प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का दफ्तर है, उस आवास के आवंटन को निरस्त करने की तैयारी कर रही है सरकार। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का दावा है कि चाचा के घर वापसी भाजपा को रास नहीं आ रही है। हार को देखते हुए डरी हुई है, सहमी हुई है और कहीं ना कहीं अब उनको निराशा है। तो इस तरीके की कार्रवाइयाँ करने पे वो लोग उतारू हैं। तो सपा विधायक पल्लवी पटेल भाजपा सरकार पर बड़ा आरोप लगा रही हैं। रिवर फ्रंट का केस खोल देना, सिक्योरिटी कम कर देना या कार्यालय वापस लेना, ये बहुत छोटी चीज़ें हैं और मुझे तो डर है कहीं आतंकवादी ना घोषित कर दें। दरअसल पहले शिवपाल यादव की सुरक्षा में पहले कटौती की गई और फिर गोमती रिवर फ्रंट मामले में शिवपाल और 2 आला अधिकारियों से पूछताछ की अनुमति सीबीआई को दी गई। इतना ही नहीं, मैनपुरी सीट पर चुनाव प्रचार के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ के निशाने पर सबसे ज्यादा शिवपाल यादव ही रहे। उपचुनाव की जोर आजमाइश के बीच आजम इन दोनों रामपुर में शोले बरसा रहे हैं। कभी शायराना हो जाते हैं, कभी रोने लगते हैं, लेकिन इस बार धमका रहे हैं क्योंकि आजम के बोल बिगड़ गए। रामपुर की जनता के बीच इमोशनल कार्ड खेलते खेलते आजम कब खलनायक बन गए शायद इन्हें भी अंदाजा नहीं हुआ, लेकिन जो बोला वो शर्मसार करने वाला है, क्योंकि जनता का कोई नेता अपनी जुबान से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल शायद ही करेगा। 4 सरकारों में अगर मैंने ऐसा किया होता तो बच्चों तुम्हारी मुस्कुराहटों की कसम खाकर कहता हूँ, बच्चा मां के पेट से पैदा होने से पहले ये पूछता, ये पूछ लो आजम खां से बाहर निकलना भी है या नहीं। शोले में गब्बर का फिल्मी डायलॉग था, 50-50 कोस दूर जब बच्चा रोता है तो माँ कहती है सो जा बेटा गब्बर आ जाएगा। आजम शायद अपने इसी अवतार की बात करना चाह रहे थे। मत करना धोखा कोई सा, अच्छी तरह जान लो भेड़िया तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा है। अगर वो तुम्हारे घर के अंदर दाखिल हो गया, अपनी आबरूओं की हिफाजत नहीं कर सकते। इससे पहले भी रामपुर की चुनावी सभा में आजम ने भेड़िया शब्द का इस्तेमाल किया था। रामपुर की जनता को डराया था कि भेड़िया आपके घर में दाखिल हुआ तो आप आबरू नहीं बचा पाएंगे। वहीं आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद सपा प्रत्याशी आसिफ राजा का समर्थन करने रामपुर पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से जुनूनी न होने की बात कही और यूपी सरकार पर हल्ला बोल दिया। इस तरह से चंद्रशेखर की गठबंधन में औपचारिक एंट्री हो चुकी है। मायावती के चुनावी रण में न उतरने के बाद भी पार्टियां उनके कोर वोटर्स को लिभाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। दरअसल रामपुर सीट पर बसपा कभी जीत दर्ज नहीं कर सकी है, लेकिन 1996 में कांग्रेस का साथ देकर जरूर आजम खान का खेल बिगाड़ दिया था। 2017 विधानसभा चुनाव में बसपा ने अच्छा प्रदर्शन किया, जिसे कुल वोट का 25% मिला था। हालांकि अगर आंकड़े देखें तो बसपा का ग्राफ यहां लगातार गिर रहा है, जिससे स्थिति साफ है कि बसपा का कोर वोट यहां भाजपा में शिफ्ट हो गया है और इसीलिए गठबंधन की तरफ से चंद्रशेखर को रामपुर के रण में उतारा गया है। हालांकि चंद्रशेखर ने इससे साफ इनकार कर दिया है। मैं तो मुस्लिम भाइयों की भी लड़ाई इतनी मजबूत से लड़ता हूँ, किसानों की लड़ाई भी इतनी मजबूत से लड़ता हूँ। आप बताओ किसानों की लड़ाई कौन लड़ रहा था? मैं तो महिलाओं के सम्मान की लड़ाई भी हाथरस में इतनी मजबूत से लड़ता हूँ। रामपुर में भले ही आजम खान चुनावी मैदान में नहीं है, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है, इसलिए समाजवादी पार्टी अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। वहीं खतौली में लगता है कि धर्म सिंह सैनी के खिलाफ फिलहाल खेला हो गया। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि तमाम तैयारियों के बावजूद धर्म सिंह सैनी की भाजपा में घर वापसी नहीं हो पाई। धर्म सिंह सैनी का काफिला निकल चुका था। खतौली में सीएम योगी की सभा में बस पहुंचने ही वाले थे, लेकिन ऐन वक्त पर खेल हो गया। आधे रास्ते ही बैरंग लौटा दिया गया, इस आश्वासन के साथ कि अभी कुछ और इंतजार कीजिए। प्रदेश अध्यक्ष 2 से 3 दिन बाद मेरठ में ज्वाइनिंग कराएंगे। हालांकि बुधवार की सुबह से गहमागहमी थी कि खतौली में सीएम योगी की सभा में पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी की घर वापसी होगी, लेकिन लगता है कि आयुष घोटाले का भूत पीछा नहीं छोड़ रहा। सूत्र बताते हैं कि आयुष घोटाले का भूत ही है, जिसके चलते धर्म सिंह सैनी महज 312 दिनों बाद ही साइकिल से उतर गए और यही घोटाले वाली छवि इनके बीजेपी की ज्वाइनिंग की राह में रोड़े अटका रही है।
इसी साल विधानसभा चुनाव की गहमा गहमी के बीच धर्म सिंह सैनी ने बीजेपी छोड़ दी, सपा का दामन थामा था। नकुड़ विधानसभा सीट से महज 315 वोटों से हार मिली, जिसके बाद मौका गनीमत जानकर फिर से घर वापसी का प्लान बनाया, लेकिन फिलहाल ज्वाइनिंग पर ब्रेक है। फोन पर जो आवाज आई उसमें साफ तौर पर ये कहा गया कि धर्म सिंह सैनी जी अभी फिलहाल आप रुक जाइए, कब आपको पार्टी ज्वाइन करानी है ये आपको आगे बताया जाएगा। उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान का मामला गर्मा गया है। आज खतौली विधानसभा उपचुनाव के मैदान में सीएम योगी आदित्यनाथ उतरे और मंच से सपा रालोद पर जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में अराजकता फैलाने के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार को जिम्मेदार ठहराया और 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे के लिए सीधे सीधे सपा को जिम्मेदार ठहराया और उसकी तुलना तालिबान से कर दी। गिराना और कांदना जैसे प्लान के लिए फिर से साजिशें रच रहे हैं। फिर से वो चाहते हैं कि बेटियां और बहनें फिर से सड़क पे ना आने पाए। तालिबान जैसा शासन चाहते हैं। खतौली के चुनावी मैदान में सीएम योगी ने एक बार फिर कानून व्यवस्था के लिए बुलडोजर का जिक्र किया और साफ किया कि सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। किसी भी स्थिति में इनको आगे नहीं बढ़ने देना है। एक संकल्प हम सबका होना चाहिए और बाकी आप हिम्मत से काम लीजिए। बाकी जो कुछ बचा होगा वो हमारा बुलडोजर पूरा कर देगा। मुख्यमंत्री की सभा के दौरान भाजपा ने खतौली से 2 और प्रत्याशियों को अपने खेमे में लाकर खड़ा कर दिया, जिसमें कवाल कांड में मारे गए गौरव के पिता रविंद्र भी थे, जिन्होंने सीएम के मंच पर पहुंचकर राजकुमार सैनी का समर्थन कर दिया। तो निर्दलीय प्रत्याशी प्रदीप ठाकुर ने भी भाजपा का समर्थन कर राजकुमार सैनी का काम जरूर आसान कर दिया। तो उपचुनाव की जुबानी जंग के बीच अब चुनाव आयोग की भी एंट्री हो चुकी है। सपा महासचिव रामगोपाल यादव शिकायतों और सबूतों के साथ चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंच गए। उपचुनाव के घमासान के बीच सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव बुधवार को बीजेपी के खिलाफ शिकायतों का पुलिंदा लेकर चुनाव आयोग के दर पर पहुंचे। जो मतदाता सूची लोकसभा उपचुनाव और विधानसभा उपचुनाव के लिए इस्तेमाल की जा रही है, उसमें भारी संख्या में मुस्लिम मतदाताओं के नाम को काटा गया है। सपा का इल्जाम है कि सूबे में अधिकारी सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं। नई लिस्ट बनाई जा रही है जिसमें मुस्लिम वोटर्स को हटाया जा रहा है। बीजेपी के मंत्री लोगों को शराब और साड़ियां बांट रहे हैं। के मिनिस्टर शराब बांट रहे हैं, साड़ियां बांट रहे हैं। मैंने लिख के दिया है, नाम दिया है, किस तारीख में कहां बांटा। चुनाव आयोग में शिकायत के बीच जुबानी जंग जारी है। बीजेपी इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि जब सत्ता छिनती है तो लोगों को ऐसा ही लगता है। यूपी में 3 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। इसमें 1 लोकसभा और 2 विधानसभा सीटें शामिल हैं, मगर जैसे ही मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, राजनीतिक दलों की घेराबंदी बढ़ती जा रही है। विपक्षी दल लगातार अफसरों की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। रामगोपाल यादव ने साफ तौर पे कहा कि उन्होंने तमाम सारे तथ्य यहाँ पे रख दिए हैं और अब आगे केंद्रीय निर्वाचन आयोग को इस पर कार्रवाई करना है। अब देखना है कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग समाजवादी पार्टी की ओर से की गई शिकायत पर क्या कुछ कार्रवाई करती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित आपदा प्रबंधन के 3रे क्षेत्रीय सम्मेलन को संबोधित किया और इसे और भी प्रभावी बनाने के लिए सुझाव दिए। सीएम ने आपदाओं के बचाव के लिए सतर्कता और जागरूकता को बढ़ाए जाने की जरूरत बताई और आपदा प्रबंधन को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने पर जोर देते हुए बाढ़, भूकंप, आकाशीय बिजली, अग्निकांड की स्थिति में क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इसके जागरूकता की बात की। एक अच्छी शुरुआत है आपदा मित्रों की तैनाती और उनके ट्रेनिंग के कार्यक्रम, और मुझे लगता है इसको बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाने के साथ साथ स्कूली पाठ्यक्रम और उन बच्चों की ट्रेनिंग ग्राम पंचायतों के इसके साथ जोड़ना है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के 2 दिवसीय सम्मेलन का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रदेश में आपदा प्रबंधन के नाम पर पहले कैसे बर्बादी की जाती थी उस पर भी चर्चा की। सीएम के मुताबिक बाढ़ नियंत्रण में 100 करोड़ रुपए सालाना खर्च होते थे, लेकिन पिछले साल उनकी सरकार को मात्र 8 करोड़ रुपए की लागत आई। उत्तर प्रदेश में करीब 38 जनपद बाढ़ की चपेट में होते थे, लेकिन अब 4 से 6 जिले ही बचे हैं जहां बाढ़ की स्थिति होती है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने मेरठ में प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन को संबोधित किया और मेरठ में 517 करोड़ की 376 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रबुद्ध सम्मेलनों को नगर निकाय चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की तैयारी माना जा रहा है। समाजवादी विधायक इरफान सोलंकी ने पुलिस से बचने के लिए सभी पैतरे अपनाने शुरू कर दिए। इरफान सोलंकी पर फर्जी आधार पर कार्ड का इस्तेमाल करके दिल्ली और मुंबई के बीच हवाई यात्रा करने का आरोप लगा है। इरफान को दिल्ली एयरपोर्ट के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें वो मास्क लगाए नजर आ रहे हैं। पुलिस के मुताबिक इरफान की तस्वीर 2 जगह से मिली है, जिसमें पहली तस्वीर में वो एयरपोर्ट के बाहर निकलते देखे जा सकते हैं, तो दूसरे में एयरपोर्ट की लॉबी में 2 लोगों से बात करते हुए दिख रहे हैं। आरोप है कि एयरपोर्ट पर जिस आधार कार्ड का प्रयोग किया गया उसमें तस्वीर तो इरफान सोलंकी की है, लेकिन नाम अशरफ अली लिखा हुआ था। फर्जी आधार कार्ड का प्रयोग करने पर सपा विधायक सहित आधा दर्जन लोगों पर मामला दर्ज कर लिया गया है। ये एक यात्रा का तो हमारे पास एविडेंस है, बाकी और भी जो चीजें हैं वो ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन सामने आएंगी और समाहित करते चले जाएंगे हम उसको। हालांकि इरफान के वकील ने मुकदमे पर सवाल उठाए हैं। मुकदमा ही नहीं बनता है, एक फोटो इन्होंने जारी की है
जो मास्क लगाए हुए व्यक्ति है उसको कह रहे हैं ये इरफान है। कैसे भाई आप कह सकते हैं? इससे पहले यूपी पुलिस ने इरफान सोलंकी की चचेरी बहन और सपा नेता उद्मा सोलंकी से पूछताछ की थी। पुलिस का दावा है कि विधायक की फरारी के मामले में उनकी चचेरी बहन उद्मा सोलंकी का भी हाथ है। रामपुर में धमकी वाले अंदाज के बाद आजम खान ने इमोशनल कार्ड भी खेल दिया। हमसे तो बापू आपने ये कहा था कि न गोरेगा न कालेगा, न छोटे का न बड़े का, न हिंदू का न मुसलमान का, ये वतन सबका होगा, इंसाफ तो सबके साथ होगा। हुआ इंसाफ किसके साथ? रामपुर की चुनावी सभा में अंदाज़े आजम है। आजम ने शायराना अंदाज में अपनी शिकायत रखी है, वो भी सीधे बापू के दरबार में, जिसके बाद मुरादाबाद फसाद का कुछ अंदाज में जिक्र किया। हमारे कान से गोलियां निकलती थी, निशाने लिए जाते थे हमें मारने के, मैं नहीं मारा। कोरोना के मौत के बिस्तर पर 5 महीने लेटा रहा, मौत नहीं आई, नहीं हो सका, मैं जिंदा हूं तुम्हारे साथ। इसके बाद आजम खान ने एक बार फिर से इमोशनल कार्ड खेला, जनता से कहा तुम सजा मत देना। फैसला वही होगा बीमारी का, वही होगा, लेकिन तुम सजा मत देना। मेरे बच्चों आप सजा मत देना। जाहिर है रामपुर के चुनावी मैदान में आसिम राजा हैं, लेकिन साख आजम की दांव पर लगी है। चलिए अब देखते हैं उत्तराखंड का घड़ी घड़ी घमासान। उत्तराखंड में कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर सदन के अंदर खूब हंगामा हुआ। कांग्रेस ने सरकार को घेरने की कोशिश की, मगर सरकार का कहना है कि विपक्ष सिर्फ शोर शराबा कर रहा है। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी कार्रवाई काफी हंगामेदार रही। भले ही कल अंकिता हत्याकांड में सदन में विपक्ष के सवालों का सरकार ने जवाब दिया हो, लेकिन बावजूद इसके विपक्ष सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं है। विपक्ष का आरोप है कि इसमें सरकार वीवीआईपी को बचा रही है। साथ ही मामले की सीबीआई जांच की भी मांग की। सबूतों को नेस्तनाबूद करने के लिए ये कृत्य किया गया है, तो पूरी सरकारी घेरे में है और क्या जवाब देंगे? ये तो जवाब देंगे, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि भाई सीबीआई जांच हो और हाईकोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में हो। वहीं संसदीय कार्य मंत्री ने विपक्ष की मांग पर तंज कसा। प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि विपक्ष की सीबीआई जांच की मांग को लेकर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि विपक्ष को तो सीबीआई पर भरोसा ही नहीं है। न्यायालय के द्वारा जो भी निर्देश दिए जाएंगे सरकार उसकी अनुपालना करेगी, और इसके अलावा और क्या कर सकते हैं आप बताइए ना। उत्तर कानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने विधानसभा में धरना दिया। उमेश कुमार राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर उमेश कुमार विधानसभा में धरने पर बैठ गए। औली में भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच मिलिट्री एक्सरसाइज जारी है। इतने ऊंचे इलाके में भारतीय सेना पहली बार किसी मित्र देश की सेना के साथ युद्धाभ्यास कर रही है। करीब 9000 फीट की ऊंचाई पर भारत और अमेरिका के जाबाजों ने उग्रवादियों के चंगुल से नागरिकों को छुड़ाया और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। इसके अलावा दोनों देशों के जवानों ने जंगल में दुश्मन को घेर कर ढेर किया। 15 दिन होने वाले युद्धाभ्यास के दूसरे दिन दोनों देशों के जवानों ने माउंटेन वॉरफेयर की ड्रिल की। दोनों देश के जाबाजों ने रॉकक्राफ्ट यानी कि ऊंची चट्टानों पर चढ़ने और जंगल वॉरफेयर की ड्रिल की। हाई अल्टीट्यूड यानी कि 9000 फीट से ऊपर होने के चलते पैदल ही जाया जा सकता है, इसलिए भारत और अमेरिका की सैनिक चट्टानों पर चढ़ने की ड्रिल की। आपको बता दें कि औली के करीब ही एलएसी पर बाड़ा हूथी का विवादित इलाका है, जिस पर भारत और चीन अपना दावा करते हैं। पिछले कई साल में चीनी सेना ने यहाँ पर घुसपैठ की कोशिश की है और स्पेस का उल्लंघन भी किया है। ऐसे में भारत और अमेरिका के युद्धाभ्यास ड्रैगन की घुसपैठ की बड़ी चोट लगी है। युद्धाभ्यास में भारतीय और अमेरिकी सैनिकों ने कई सिचुएशन को ध्यान में रखकर एक्सरसाइज की। इसमें प्राकृतिक आपदा की स्थिति में कैसे सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन करना है, किसी देश में उग्रवादियों ने कब्जा कर लिया है और वो हाई एल्टीट्यूड एरिया में है तो उग्रवादियों पर कैसे काबू पाना है, कैसे शांति स्थापित करनी है और बंधकों को छुड़ाना है, यह सब शामिल रहा। उत्तरकाशी में एक मां दृष्टिबाधित छात्रावास में रहने वाले बच्चे भविष्य को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अनुदान की राशि नहीं मिल रही है और बच्चों के सामने भरण पोषण का संकट आ गया है। दुनालका में दृष्टिबाधित विद्यालय में टीचर्स के साथ बच्चों का यह आक्रोश अपने आने वाले कल को लेकर है। आंखों में रोशनी नहीं होने के बावजूद अपने भविष्य में उजाला लाने में जुटे इन बच्चों का भरण पोषण का संकट आ गया है। आपको बता दें कि पिछले 15 साल से दृष्टिबाधित छात्रावास को भरण पोषण और शिक्षा के लिए अनुदान मिलता रहा था, लेकिन बीते 2 साल में कोई अनुदान नहीं मिला, जिससे हॉस्टल में रह रहे इन छात्रों की पढ़ाई पर संकट आ गया है। हम ये चाहते हैं कि हमारे स्कूल को अनुदान मिले और हमें शिक्षा से वंचित न हो। सरकार के द्वारा अनुदान मिलता था, सहायता राशि मिलती थी, उसको तत्काल संचालित करने की कृपा करें ताकि इन बच्चों के न शिक्षा पर प्रभाव पड़ेगा
आर्थिक स्थिति गहराने से मूक बधिर और दृष्टिबाधित बच्चों के भविष्य से संकट देखते हुए विद्यालय का स्कूल मैनेजमेंट और अभिभावक भी आक्रोशित हैं और अनुदान की एक सूत्री मांग को लेकर तहसील परिसर पर धरने पर बैठ गए हैं। साथ ही मांगे पूरे नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। सरकार शासन प्रशासन को यह चेतावनी देते हैं कि हम लोग इनके लिए उग्र आंदोलन करके और आने वाले समय में हम लोग यहाँ पर भूख हड़ताल करेंगे। कर्नाटक के बागलकोट शहर में एक शख्स अस्पताल में पेट दर्द और उल्टी की शिकायत देकर पहुंचा। डॉक्टर ने उसके टेस्ट किए, एंडोस्कोपी भी की और उसके बाद जो मामला सामने आया वो हैरान करने वाला है। जब डॉक्टर्स ने मरीज का एब्डोमिनल स्कैन किया तो वो दंग रह गए। डॉक्टर्स को पेट में कुछ ऐसा दिखा जिससे पहले तो उन्हें ताज्जुब हुआ, फिर परेशानी हुई। जिसके बाद डॉक्टर्स ने मरीज का ऑपरेशन कर उसका पेट खोला तो पेट से सिक्के ही सिक्के निकले, जिसकी गिनती 187 है। डॉक्टर्स के मुताबिक दयामप्पा सिजोफ्रेनिया से पीड़ित है, उसे सिक्के निकलने की आदत है। उन्होंने बताया कि सिजोफ्रेनिया के मरीज असामान्य रूप से सोचते हैं, महसूस करते हैं और व्यवहार करते हैं। मरीज ने कुल 187 सिक्के निकल लिए। मरीज के पेट से 5 रुपए के 56 सिक्के, 2 रुपए के 51 सिक्के और 1 रुपए के 80 सिक्के निकले हैं, जिनकी कुल कीमत 462 रुपए है और कुल सिक्कों का वजन 1.2 किलोग्राम है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पहले एक भिखारी था, जब भी उसे सिक्के मिलते वो निगल लेता और पानी पी लेता था। पिछले 2-3 महीने में उन सिक्कों को निगल रहा था। डॉक्टर्स के मुताबिक ये बहुत चुनौतीपूर्ण केस था, क्योंकि मरीज के पेट में हर जगह सिक्के थे जिन्हें उन्हें ढूंढना पड़ा। वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कमलनाथ कथावाचक प्रदीप मिश्रा से कहते नजर आ रहे हैं कि हम तो 7 दिन से मर रहे हैं। कमलनाथ ने भारत जोड़ो यात्रा की चर्चा करते हुए राहुल गांधी के नियमों का जिक्र किया है। हम तो 7 दिन से मर रहे हैं। वो सुबह 6 बजे वो 2 प्रिंसिपल कि एक है कि 24 किलोमीटर से कम नहीं चलता, ये प्रोग्राम में आना चाहिए। कमलनाथ के वायरल वीडियो पर भाजपा ने तंज कसना शुरू कर दिया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी को नसीहत देते हुए अपने इवेंट में अस्वस्थ लोगों को जबरन शामिल न करने की अपील की है। मैं राहुल गांधी जी से भी प्रार्थना करूंगा कि जो लोग शारीरिक रूप से अगर अस्वस्थ हैं तो उनको ऐसे जबरदस्ती न चलाएं कि उनको मरने तक की बात करनी पड़े। वीडियो में कमलनाथ के साथ उनके बेटे और कांग्रेस सांसद नकुल नाथ भी दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का आज विश्राम का दिन है। यात्रा उज्जैन में ठहरी है। यात्रा के बीच कमलनाथ उज्जैन से इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला के कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो उसी दौरान का बताया जा रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत 7 सितंबर को हुई थी, जो 4 दिसंबर को राजस्थान में प्रवेश करने वाली है। और देश के बाद अब देखते हैं विदेश में कहां चल रहा है घड़ी घड़ी का मसला। दुनिया का सबसे बड़ा एक्टिव ज्वालामुखी हवाई का मौना लोआ फट गया और देखते देखते आसमान लाल हो गया। अमेरिका के हवाई में दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी फिर सक्रिय हो गया। करीब 38 साल बाद फिर मौना लोआ ज्वालामुखी फटना शुरू हुआ है। ज्वालामुखी के शिखर पर हाल के भूकंप के झटकों ने इसकी चिंता बढ़ा दी है। इसके विस्फोट की यही वजह बताई जा रही है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार 28 नवंबर को लावा शिखर तक ही था और इसके आसपास के इलाकों के लिए कोई खतरा नहीं बताया गया, लेकिन विस्फोट के बाद से द्वीप पर लावा प्रवाह की चिंता बढ़ गई। ज्वालामुखी में विस्फोट होने के बाद से हानिकारक गैसों का उत्सर्जन बढ़ गया है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, जो जीवित प्राणियों के लिए बेहद खतरनाक मानी जाती है। इस ज्वालामुखी में विस्फोट से तुरंत तो किस तरह का कोई खतरा नहीं है, लेकिन अमेरिकी भूगर्भीय विज्ञान सर्वेक्षण ने 2 लाख लोगों की आबादी वाले बिग आइलैंड के निवासियों को चेतावनी दी है कि लावा निकलने की गति तथा स्थान तेजी से बदल सकता है। इसलिए लोगों से अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की है। आपको बता दें कि ये विस्फोट 27 नवंबर को देर रात बिग द्वीप पर ज्वालामुखी के शिखर काल्डेरा में शुरू हुआ था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।